यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हमें पहले हमारी जो सब्जेक्टिव शीट रिलेशन एंड फंक्शन की बची हुई थी उसको कंप्लीट करना है फंक्शंस के लिए। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि लिमिट्स के भी दो चार क्वेश्चन कर लें। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाला भी वो हम कर लें। ठीक है। जो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी वाले लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि वैसे तुमने जब कैलकुलस वाला सिलेबस देखा होगा तो उसके अंदर जो है रिलेशंस नहीं लिखा होगा, है ना? रिलेशंस नहीं लिखा है, सीधा सेट्स के बाद फंक्शंस लिखा है। तो वैसे तो हमने रिलेशन भी कर लिया उसके अंदर, बाई चांस अगर आ जाए, क्योंकि सेट्स और फंक्शन के बीच में रिलेशन हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि है ही। बाई चांस अगर नहीं है तो आज वाला तो तुम्हारा सिलेबस में पक्का पक्का है। ठीक है। ये मेरी उम्मीद है कि ये जो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने जो रिकॉर्डेड क्लास उनको कोर्स के अंदर दे रखी है, अ, वो कैलकुलस की जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो तुम कवर कर रहे होगे। मैट्रिसेस वाली जो रिकॉर्डेड क्लास है वो मुझे ऐड करनी है, मैं आज भूल गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कल उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है तुमने ट्राई भी करी होगी, शीट्स मैंने अपलोड कर दी थी। रिलेशन वाले क्वेश्चन किए कि नहीं किए? शशांक, पूनम, गुंजन, प्राची, गुड इवनिंग। तो जो शीट्स वाले क्वेश्चन है जरूर से जरूर करना भाई। रोज लिखने की आदत पक्का डालनी है तुम्हें। ठीक है। रोज जो है उसको लिखने की आदत तुम्हें एकदम डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है। बोलो। ठीक है, पूनम कह रही है मैंने शुरू कर दी है, वेरी गुड। ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं अपनी एक बार शीट एक्टिव कर लेता हूं। इसके अंदर सिर्फ वो ही अपना है, तब तक तुम ज्वाइन कर लो एक बारी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फंक्शंस को शुरू करते हैं। सर, सब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस में बहुत टाइम लग रहा है, 4 आवर्स में भी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल टाइम लगेगा, समय के साथ टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा प्राची। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी प्रैक्टिस करनी चालू रखो, बढ़िया वाली, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे उसी से ही तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। ये बात तुम्हें हर एक हाल में ध्यान रखनी है। सर, जीआईसी वाले अभी प्री पर फोकस करें या फिर साथ में सब्जेक्टिव भी करते रहें? देखो, तुम अगर एलटी वाले हो, जैसे शशांक एलटी के हो, तो एलटी के अंदर प्री तो कर ही लिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, साथ साथ ये भी कवर करते रहो। मैं बार बार यही कहता हूं कि पैरेलल एग्जाम्स हमेशा होंगे। कभी तुम्हें ऐसा समय बहुत रेयर ही मिलेगा कि सिर्फ एक एग्जाम है और उसी की तुम तैयारी कर रहे हो, है ना? वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स तुम्हारे सामने रहेंगे, तुम्हारे सामने उनको। हाँ पूजा, बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, गुड इवनिंग। तो तुम्हारे को उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, एक बार में बहुत सारे पेपर्स तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और चाहे तुम्हारे पास समय हो या ना हो, तुम्हें उनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस के अंदर जो पहला काम आता है वो आता है रेंज, डोमेन निकालने का, डोमेन और रेंज निकालने का। तो डोमेन और रेंज निकालने से रिलेटेड जो है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ऑब्जेक्टिव में जब तुम फंक्शंस को देखोगे तो उसके अंदर मैंने हर फंक्शन की डोमेन निकालने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाई हुई है। तुमने देखा होगा, मैंने साथ साथ कई एग्जांपल्स भी डिस्कस करे हैं डोमेन कैलकुलेट करने के। ठीक है। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। अब डोमेन और रेंज जो है, वो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ पे दो फंक्शन काम कर रहे हैं। एक तो हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन काम कर रहा है, एक तो हमारा कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, रेसिप्रोकल फंक्शन काम कर रहा है। और एक साथ साथ हमारा कौन सा है, स्क्वायर रूट फंक्शन काम कर रहा है। कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? स्क्वायर रूट फंक्शन काम करना है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम सब्जेक्टिव के तरीके से इस क्वेश्चन को करें, ताकि सब्जेक्टिव अप्रोच भी दिखे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव के तरीके से इसको कर दिया
तो हम पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्टिव अप्रोच भी साथ साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, हम सबसे पहले क्या लिख देंगे कि सिंस, हम क्या लिख देंगे सबसे पहले कि सिंस डिनोमिनेटर ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज, ये जीरो नहीं हो सकता, तो हम यहां से क्या कहेंगे कि दिस इंप्लाइज 16 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। और 16 माइनस एक्स स्क्वेयर जो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वेयर मेरा 16 के बराबर नहीं हो सकता। और यहां से एक लिमिटेशन तो पता लग गई कि एक्स मेरा 4 और -4 नहीं हो सकता, यानी कि एक्स को तुम 4 और -4 तो नहीं ले सकते। ये तुम्हें रिमूव कर देने हैं, किसके अंदर से, रियल नंबर के अंदर से डोमेन कर देने, रिमूव कर देने। फिर हम क्या लिखेंगे कि नाउ, नाउ फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट की बात की, रूट एक्स इज डिफाइंड, हमें पता है कि रूट एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट एक्स हमारा कब डिफाइन होता है, जब यहाँ पे एक्स जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। हम लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पे पर मेरा जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि 16 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, बिकॉज एक्स जो है वो मेरा 4 और -4 में नहीं ले सकता, मैंने ऊपर बता दिया है। तो 16 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो तुम्हारा 4 से बड़ा होना चाहिए। 16 माइनस एक्स स्क्वेयर 4 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स का जो प्रोडक्ट है भाई वो तुम्हारा 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसको कैसे करके दिखाएंगे, इसको हम वेवी कर्व मेथड से करके दिखाएंगे, यूजिंग वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो, ठीक है। नंबर लाइन का एक सिरा होगा -इन्फिनिटी, दूसरा होगा +इन्फिनिटी। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहां पे ये जीरो बन रहे हैं दोनों, वो -4 और प्लस का 4। अब तुम्हें यहाँ पे क्या लिख के दिखाना है, ऊपर साइंस लिखना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव रहेगा। -इन्फिनिटी से -4 के बीच में अगर मैं लूंगा तो कितना आएगा मेरा, माइनस का 5 आएगा। तुम एक -5 ले लो, -6 ले लो, जो भी लेना है। -5 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो -5 रखने पे क्या बनेगा मेरा 9, एक तरफ करके देख लो, और ये बनेगा मेरा -1। 9 और -1 अपना नेगेटिव बनेगा। तो ये वाले पार्ट में अपना जो ये पार्ट है, ये फंक्शन वाला पार्ट है, नेगेटिव रहेगा। ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाली चीज नहीं हो सकती। दूसरी बात अगर मैं कहूं, -4 से 4 के बीच में जीरो लेके देख लो, अगर मैं जीरो लूंगा तो जीरो के पार्ट केस में कितना होगा, 4 - 0 इंटू में 4 + 0, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और 4 से इन्फिनिटी रख के देखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम यहां से क्या कहेंगे, यहां से हम ये कहेंगे कि जो मेरे को क्या बनाना था, इसको मेरे को पॉजिटिव बनाना था, और ये पॉजिटिव मेरा कहां बन रहा है, ये पॉजिटिव मेरा बन रहा है -4 से 4 के इंटरवल में। ये पॉजिटिव मेरा कहां बन रहा है, -4 से 4 के इंटरवल में। और यहां पे तुम बता चुके हो कि x जो है वो 4 और -4 नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज मैं यहां से क्या लिख दूंगा कि जो x है वो मेरा बिलोंग करेगा -4 से 4 के ओपन इंटरवल में, -4 से +4 के ओपन इंटरवल में ये बिलोंग करेगा। तो हम यहां से कह देंगे देयरफॉर डोमेन आ गई मेरी, डोमेन मेरी क्या बन गई फंक्शन की, डोमेन आ गई मेरी -4 से +4 की, ये डोमेन आ गई, ठीक है। अब रेंज निकालनी है, अब तुम्हें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकलेगी, नाउ आगे यहां पे करता हूं, नाउ फॉर रेंज एज्यूम, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है वो वाई है। अब तुम यही देख रहे थे ना कि तुम एक्स क्या क्या रख सकते हो, अब हम देखेंगे कि हम वाई क्या क्या रख सकते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू अपनी कितनी है, 1/रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वेयर है, इसको मैंने वाई बोल दिया। यहां से हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो ये तो बन जाएगा मेरा 1/y, और ये हो जाएगा रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब मैं क्या कर दूं, यहां से स्क्वेयरिंग कर दूंगा। तो जब मैं यहां से स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1/y स्क्वेयर, और ये हो जाएगा मेरा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक्स स्क्वेयर को इधर ले आऊंगा, ठीक है, एक्स स्क्वेयर को इधर ले आऊंगा और उसको क्या उधर ले जाऊंगा। तो 16 माइनस का 1/,
वाई स्क्वायर बन जाएगा, 16 माइनस का 1 ओवर वाई स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई समस्या? थोड़ा गड़बड़ तो नहीं लिख दिया मैंने? सही लिखा है ना? हाँ ठीक लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस का 1 ओवर वाई स्क्वायर, ये आएगा। 16 माइनस का 1 ओवर वाई स्क्वायर, ये आएगा। अब मैं यहां से ये देखूंगा कि मैं y को क्या क्या रख सकता हूं। मुझे क्या देखना है कि हम y की वैल्यू क्या क्या यहां पे पुट कर सकते हैं कि ये मेरा क्या रहे, डिफाइन रहे। जो स्क्वायर रूट है मेरा, जो ये है, ये सिस्टम जो है, ये मेरा क्या रहे, डिफाइन रहे, स्क्वायर रूट वाला। तो उसके लिए मेरा क्या होगा, यहाँ पे सेम वही फंक्शन काम कर रहा है कि 16 माइनस का 1 ओवर वाई स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तुम्हें पता है हेयर, ये वाली जो चीज है मेरी क्या होनी चाहिए, 16 माइनस का 1 ओवर वाई स्क्वायर 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि यहां से मैं क्या कहूंगा कि 16 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर वाई स्क्वायर होना चाहिए। या फिर मैं क्या कहूंगा, अब देखो, जो वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की बजाय हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अगर मैं सीधा करके लिखूंगा तो 1 ओवर वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। यानी कि मैं क्या कहूंगा कि जो वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा 1/16 होना चाहिए। वाई स्क्वायर मेरा क्या होना चाहिए, 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो जैसे पीछे किया था वैसे भी कर सकते हो इसको, कि भाई सर ये तो अलग अलग लग रहा है मेरे को। तो अलग अलग लग रहा है तो कोई बात नहीं, देखो यहां से कर लो क्योंकि वहां पे वाई स्क्वायर नीचे है। तो अब मैं इस वाई स्क्वायर को इधर और 1/16 को इधर ले आऊंगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर बनाएंगे तो वाई माइनस 4 इंटू में वाई प्लस 4 बन जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम वही बात बन गई कि हम जो है यहाँ पे क्या वैल्यूज रख सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। अब उसके लिए मेरे को फिर से वेविकर मेथड का यूज करना है। तो वेविकर मेथड का जब मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, ये प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखना है तो -1/4 से छोटा, जैसे -1 ही रख के देख लो, -1 रख लिया। जो मैं -1 रखूंगा तो -1 -1/4 और -1 +1/4, तो ये दोनों ही नेगेटिव बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं तुम्हारे, दोनों ही नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव बन रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, -1/4 लूंगा तो ये 0 भी आएगा, 0 बना सकता हूं मैं, क्योंकि -1/4 से +1/4 के बीच में 0 रख के देखो, जब 0 रखोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, और 1/4 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो ये वहां पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो अब ये हमारी रेंज बन गई। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि दिस इंप्लाई जो मेरा y है वो क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू, तो माइनस इंफिनिटी से चालू होगा और -1/4 के क्लोज्ड इंटरवल तक चला जाएगा। ठीक है, और फिर यूनियन 1/4 के क्लोज्ड इंटरवल से शुरू होगा और फिर इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हम क्या कर देंगे कि दिस इंप्लाइज जो मेरी रेंज है, मेरी रेंज है वो क्या बन जाएगी, या तो इसको ऐसे लिखो जो ये सेट दिया हुआ है, या तो ऐसे लिखो, या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आर में से -4 से +4 का ओपन माइनस सॉरी 1/4 से +1/4 का ओपन इंटरवल रिमूव कर दो। ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों बातें सेम है। इस तरीके से होगा। हाँ हाँ, नंबर लाइन बिल्कुल बनाओ, बेबी कर्व मेथड ऐसे करना ही है गुंजन, ये फेयर काम है, ये रफ काम नहीं है, ये फेयर काम है। सर क्या वाई, ये वाई वैल्यूज को पुट करके देख रहे हैं, क्या ये करके दिखाना होगा शीट में? हाँ नहीं, बस जैसे मैंने लिखा है एकदम इतना ही करके दिखाने की जरूरत है, और इससे ज्यादा करके दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे बस वो एक लाइन जो मैंने पीछे लिखा था यूजिंग वेवी कर्व मेथड, वो यहाँ पे भी लिख देना, और इससे ज्यादा कोई नीड नहीं है। बहुत लंबा करोगे तो होगा कब सवाल, है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, इन दोनों की डोमेन निकालनी है। शायद मुझे याद आता है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया भी हुआ हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं दोनों के दोनों सवाल। हाँ, प्लस माइनस ही लिखने गुंजन, वेविकर मेथड ऐसे ही किया जाता है, स्टैंडर्ड है। सर जो आप क्लास में करा रहे हैं उसे प्रैक्टिस करना है डेली, ये तो दीपिका मैं करा ही रहा हूँ, ये प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में एक मैं होमवर्क, जीआई होमवर्क वाली भी शीट तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखना, एक होमवर्क सब्जेक्टिव शीट का एक फोल्डर बना है, तो वहां पे तुम्हें दिख जाएगा एक वो होमवर्क में जो तुम्हें करनी है। हाँ, ये मैंने बताया था ना, एलटी वाले में दोनों क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। अब इसको हम सब्जेक्टिव की तरीके से करेंगे, दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें सब्जेक्टिव के लिए छोड़नी नहीं है,
खासकर जो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस वाले लोग हैं, 11वीं 12वीं के और 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को चाट जाना। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। हम्म, देखो यहाँ पे एफ डैश नहीं आएगा, खाली एफ एक्स ही है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फिर से वही बात है, सेम वैसा ही फंक्शन काम कर रहा है। देखो सेम स्क्वायर रूट भी है और रेसिप्रोकल भी है। सेम वही बातें होंगी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये क्या होना चाहिए, दूसरी बात ये क्या होना चाहिए, दूसरी बात ये पॉजिटिव होना चाहिए नीचे वाला। अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे x और mod x दो फंक्शन काम कर रहे हैं रूट के अंदर। वहां पे रूट के अंदर बस एक ही फंक्शन था 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इस तरीके से कर दिया। यहाँ पे हम mod x के हिसाब से, यहाँ पे हम mod x के हिसाब से इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। तो mod x के हिसाब से पहले हम फंक्शन को ही डिफाइन कर लेते हैं। सर कोई बुक भी लेना होगा क्या प्रैक्टिस के लिए? अगर ले लो तो तुम्हारी इच्छा है। जैसे आर डी शर्मा हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, ये बुक कोशिश करो तुम्हारे पास हो या ना हो, पर प्रैक्टिस कर लो इनसे। कोई अच्छी ऑब्जेक्टिव की बुक हो वो देख लो। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने हैं सब्जेक्टिव, तो पहले तो एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहां उनको सोल्व कर सकते हो। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो फिर आर डी शर्मा के अंदर भी लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व कर लो, वहां पे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई लिमिट तो है नहीं पूरी, तो ये सब्जेक्टिव जो मैं करा रहा हूं इनसे सब कुछ कवर होगा नहीं। ठीक है, सिंटू कह रहा है सर मैं बुक नहीं लूंगा। ठीक है सिंटू भाई, मैं क्या बताऊं। देखो फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा कि सब्जेक्टिव की तैयारी कभी भी तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, कहीं से भी कर लो सब्जेक्टिव की तैयारी। सब्जेक्टिव की तैयारी कभी भी ऐसे नहीं हो पाएगी कि सर मैंने ये कर लिया तो अब सब्जेक्टिव मेरा उससे हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सब्जेक्टिव की तैयारी कभी भी ऐसे नहीं होती है। सब्जेक्टिव के अंदर तुम्हें जो टॉपिक है उसकी सारी चीजें आनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं, जितने हमसे हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम सफिशिएंट करेंगे। बट ये मान के चलो कि 10% ही चांस ऐसे हैं कि हमारे को सब्जेक्टिव जो हमने प्रैक्टिस करी है उसमें से क्वेश्चन मिलेगा, या 20% लगा लो, हद से हद 25% चांस ये हैं कि जो प्रैक्टिस की क्वेश्चंस तुमने करी हैं उनमें से ही एग्जैक्ट लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मतलब 25% भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। वहां पे क्या होगा कि तुम्हें सारे टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात तुम्हें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये सारा सामान तुम्हारे पास होना चाहिए। सब्जी तुम्हें वहीं जाके बनानी है, तुम तो रेसिपी तैयार करके जा रहे हो बस। ऑब्जेक्टिव के अंदर तुम सब्जी बना के लेके जाते हो, बस तुम्हें वहां पे खानी है जाके पेपर के अंदर। यहाँ पे तुम सारे जो सब्जी का सामान है वो लेके जाओगे, बनानी तुम्हें वहां है। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमें नहीं पता वो कौन सी सब्जी चाहेगा कहेगा, बट हमें ये पता है कि सब्जी बनाने के लिए मेरे को ये काम करना पड़ता है, वो काम मैं वहां करूंगा, जितना कर पाया उतनी मेरी आउटपुट हो जाएगी। बिल्कुल सब्जेक्टिव की कट ऑफ तो कम ही जाती है। सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव पेपर में वो हाल नहीं मिलेगा तुम्हें कि 100 में से 90 जा रहे हैं, 95 जा रहे हैं, वो हाल नहीं मिलेगा। बहुत रेयर सिचुएशन है। सब्जेक्टिव के अंदर तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, वेरिएबिलिटी भी हो जाती है कि तुम्हारा पेपर कौन चेक कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है तुम बहुत अच्छा लिख के आओ, सामने वाले का दिमाग खराब हो। ये एक ड्रॉबैक भी है सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल भी ऐसे सोच के नहीं करनी है कि मैंने ये कर लिया तो वो हो गया, ये कर लिया तो वो हो गया। तुम्हें यहाँ पे एनालिटिक वो करना क्या चाह रहे हैं, सब्जेक्टिव पार्ट को इंक्लूड करने का पर्पस क्या है कि ये बंदा मैथमेटिक्स को एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसके अंदर वो नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं तुम्हारी, वो तुम्हारा ये नहीं देखना चाह रहे कि तुम क्या कर सकते हो। समझ रहे हो, तुम कितने सवाल रट के आए हो। ठीक है, समझ रहे हो। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा हो जिसको सारे सवाल आते हो फिर भी उसका सब्जेक्टिव में कुछ भी ना आए, और ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसको कुछ ना आए पर वो सब्जेक्टिव में उससे ज्यादा नंबर ले आएगा। देखना ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे जिनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी। सर मास्टर शेफ इतने अच्छे से रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो सब्जी अच्छी बनेगी। हाँ ठीक है पी सिंह। तो मेरे ये क्वेश्चंस उठाने का पर्पज ये नहीं है कि मैंने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्लास में करा दिए एक टॉपिक के, और 20 25 30 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिए तो हो गया। ठीक है, मैं साफ वर्ड्स में कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन 45 क्वेश्चन में से मैंने तो सबसे हाईएस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए, हो सकता है इनमें से आ जाए। आज तक तो ऐसा वैसे हुआ नहीं है कि कोई क्वेश्चन ओवरलैप ना किया हो कि भाई मैंने जो कराया उसमें से कुछ नहीं आया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है आज तक, इतने बैचेस पढ़ा लिए। बट फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं यही मान के चलो कि इसमें से कुछ नहीं आएगा।
इसमें से क्या आएगा कि हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं फंक्शंस के बारे में, रिलेशन के फंक्शन के बारे में सीख रहे हैं, वो सब आएगा। अब उसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, उस टाइम तुम कितनी अच्छी सब्जी तैयार कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। हाँ। दीपिका, पूजा क्या कह रही है? मतलब टॉपिक की नॉलेज और प्रेजेंटेशन पे काम करना है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछे, बिल्कुल यही बात है। क्वेश्चन तुम्हारा खाली नहीं छूटना चाहिए, बस ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। रिप्रेजेंटेशन, हाँ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, इतना हमारे को स्ट्रेस हो जाता है कि हम लिखना चाहें, अच्छा सुंदर लिखना चाहें, वो लिख नहीं पाते। उस टाइम पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन वो ही दे पाएगा जिसको उस एनवायरनमेंट में लिखने का हैबिट है। जो जल्दी जल्दी लिखे पर उसको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, वो ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा। नहीं तो कटिंग करोगे, दो कटिंग करी, सवाल बहुत गंदा दिखने लग जाएगा। जो बार बार लिखने की जिसको हैबिट है वो सही लिखेगा। हाँ बिल्कुल गुंजन, हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, सही बात है। चलो, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बीच बीच में ऐसी हम फालतू की बकवास मारते रहेंगे। हाँ, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले वाला पार्ट देखो, अब इन दोनों के अंदर ना हम पहले फंक्शंस को ही डिफाइन करते हैं। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना इजी है, क्योंकि मोड एक्स का बिहेवियर हमें पता है। सर कर्सिव राइटिंग सही रहेगी या फिर चेंज कर लूं? भाई अगर वो कर्सिव बहुत सुंदर है तो मेरे से तो लिखी नहीं जाती कर्सिव, मैं तो सीधी ही लिख सकता हूँ पीसिंग। तो अगर सुंदर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, बस ये बात है। तुम्हारे जैसे अपने जैसे देसी आदमी ही बैठ के पेपर चेक करेंगे, कोई फ्रांस से नहीं बुलाएंगे। ये समझ में आना चाहिए। दो बातें अपने दिमाग को रोज समझाया करो कि मुझे पेपर चेक करने वाले की आंखों में और दिमाग में दर्द नहीं करना है। अगर तुम्हारे पेपर लिखते टाइम ये दो बातें दिमाग में रहेगी कि आंखों में और दिमाग में दर्द ना हो, तो पेपर बढ़िया जाएगा। बस ये दो बात ध्यान रखनी है तुम्हें। चलो, तो यहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोनों ही फंक्शन का कंबाइंड काम हो जाएगा वैसे तो, बट हम फर्स्ट वाला करते हैं पहले। दोनों पेजेस दे रखे होंगे ना? हाँ दोनों दे रखे हैं। तो फर्स्ट देखो, पहले वाला देखो। तो हम कहेंगे वी नो दैट, हम ये फंक्शन ही बना देंगे पूरा का पूरा। वी नो दैट कि जो हमारा मोड एक्स फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तुम्हें ये पता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर ले लो इस दुनिया का, मोड एक्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही आएगा। बिल्कुल शशांक, ठीक है। अब पहले वाले के अंदर देखो, हमें ये अंदर वाला फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये वाला फंक्शन अब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? हम कहेंगे कि नाउ, नाउ मोड एक्स फंक्शन जो है वो किस तरीके से ब्रेक होता है ये बताओ। चाहे ये वाली चीज भी मत लिखो, इसको लिखने की भी कोई खास जरूरत है नहीं, हमें यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हैं नाउ मोड एक्स। वी नो दैट मोड एक्स हमारा किस तरीके से ब्रेक होता है बताओ। हमें पता है कि एक्स की वैल्यू अगर तुमने जीरो या जीरो से बड़ी ले ली तो मोड एक्स की वैल्यू आती है एक्स, और जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी आती है तो मोड एक्स आता है मेरा माइनस का एक्स। हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है? माइनस का मोड एक्स बनाना है। मुझे क्या बनाना है? माइनस का मोड एक्स बनाना है। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इंप्लाइज, जो माइनस का मोड एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का एक्स। ये क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो। और ये हो जाएगा प्लस का एक्स अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। अब मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा? दिस इंप्लाइज, मैं इसके अंदर एक्स और जोड़ दूंगा, एक्स माइनस मोड एक्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। जो मेरा x माइनस मोड एक्स फंक्शन है वो डिफाइन हो जाएगा, मैंने दोनों में x जोड़ दिया। तो ये तो मेरा क्या बन गया? x माइनस एक्स बन गया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये मेरा बन गया x प्लस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो, ये बन गया। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये तो मेरा बन गया जीरो, अगर x की वैल्यू मैं जीरो या जीरो से बड़ी लूंगा तो। और यहां पे मेरा बन गया 2x इफ x इज लेस देन जीरो। ये फंक्शन मेरा तैयार हो गया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज, जो मेरा फाइनली फंक्शन डिफाइन हो गया वो ये हो गया कि x माइनस मोड x फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगा भाई। ये जीरो वैल्यूज लेगा अगर x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, और ये 2x वैल्यू लेगा अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है। अब समझो मेरी बात को, हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो क्या डिफाइन किया हुआ है? हम कहेंगे कि नाउ जो मेरा fx है वो मेरा क्या डिफाइन है? वन ओवर रूट में एक्स माइनस मोड एक्स, ये मेरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है मैंने, एक्स माइनस मोड एक्स ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब हम यहां से क्या कहेंगे कि नाउ
जो अपना डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। हम क्या कहेंगे कि नाउ एक्स माइनस का मोड एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए ना जीरो। जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ये जीरो कहाँ कहाँ पे है। वो कह रहा है कि जीरो या जीरो से बड़ी इस दुनिया की कोई भी वैल्यू रख लो। जीरो या जीरो से बड़ी कोई भी इस दुनिया की वैल्यू रख लो, ये हमारा कभी भी जीरो के अलावा कुछ वैल्यू देगा ही नहीं। तुम रख के देख लो, चाहे इसके अंदर जीरो या जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये हमेशा जीरो ही रहेगा। तो हम यहां से क्या कर देंगे कि ये जीरो नहीं हो सकता। और ये वाली चीज कब है, जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है। तो मैं क्या कहूंगा कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेने पे ही ये जीरो बन रहा था। तो एक बात समझ में आ गई कि जीरो और उससे आगे की वैल्यू हटानी है मेरे को रियल नंबर्स में से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? ये बात यहां तक समझ में आई, हमने आधे नंबर हटा दिए। दूसरी बात, हम स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की बात करेंगे। हम क्या कहेंगे कि ऑल्सो एक्स माइनस मोड एक्स जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए, जीरो से बड़ा रहना चाहिए। बट हम क्या कहेंगे, बट जो हमारा x माइनस मोड एक्स है भाई, उसको ध्यान से देखो जरा, इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट को देखो। यहां पे वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू जब जीरो से छोटी लोगे तो फंक्शन आउटपुट निकाल के देगा 2x। अब जरा 2x आउटपुट निकालना। 2x जब आउटपुट निकालोगे, जैसे मान लो x की वैल्यू तुमने -1 रख दी, तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो -2 आएगा। x की वैल्यू -3 रख दी, तो -3 रखोगे तो माइनस का 6 आएगा। क्या ये वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही नहीं निकाल के देगा? ये वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव वैल्यू निकाल के दे रहा है। और ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकाल, जीरो वैल्यू निकाल के दे रहा है, पॉजिटिव नहीं जीरो। ये वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव और ये वाला जीरो। और यही दोनों नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो यही दोनों नहीं चाहिए, ना तो नेगेटिव चाहिए ना जीरो चाहिए। और ये फंक्शन या तो हमेशा नेगेटिव होगा या हमेशा जीरो होगा। यानी कि ऐसा इस दुनिया का कोई एक्स बनेगा ही नहीं जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन हो पाए। ये बात समझ में आ रही है? मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ऑल्सो हमें क्या चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो चाहिए। बट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है कि एक्स माइनस मोड एक्स जो है, हम यहां से क्या कहेंगे, एक्स माइनस मोड एक्स जो है ना मेरा, वो मेरा क्या बन रहा है, हमेशा लेस देन जीरो बन रहा है फॉर ऑल एक्सिस लेस देन जीरो। समझ रहा है? समझ रहे हो? बट मेरा एक्स माइनस मोड एक्स जो है वो लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्सिस लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज, हम कह देंगे कि जो एक्स है वो मेरा जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता। अब ना तो जीरो हो सकता, ना जीरो से बड़ा हो सकता, ना जीरो से छोटा हो सकता, तो क्या कुछ एक्स हो सकता है? तो हम दिस इंप्लाइज हम क्या कह देंगे, देर इज नो एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज डिफाइंड। इस दुनिया में ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। दिस इंप्लाइज मैं कह दूंगा कि जो डोमेन बनेगी वो मेरी क्या बनेगी, फाई बनेगी। डोमेन क्या आ जाएगी मेरी, फाई आ जाएगी। बिल्कुल ये फंक्शन ही नहीं है, ये कुछ डिफाइन ही नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अब अगर फर्स्ट आ गया तो सेकंड तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो जरा। सेकंड पार्ट के लिए तुमने सेम प्रोसेस करना है। मोड एक्स ये होता है, तुम्हारा मोड एक्स ये होता है। अब हमें मोड एक्स में क्या कर देना है, एक्स को बस जोड़ देना है। मोड एक्स में क्या कर देना है, एक्स को जोड़ देना है। तो एक्स प्लस मोड एक्स जो फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या होगा, देखो इधर वाले में एक्स में एक्स जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 2x। यानी कि 2x आएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जब नीचे वाले में जोड़ दूंगा तो जीरो हो जाएगा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये हो जाएगा। अब दो चीजों से डर है बस, एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और एक जीरो नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव तो देखो ये कभी होगा ही नहीं। क्या ये फंक्शन कभी नेगेटिव होगा, सोचो। क्या ये कभी नेगेटिव वैल्यू दे पाएगा? क्योंकि देखो जब भी नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो ये जीरो वैल्यू बना रहा है। हाँ, अगर मैं जीरो वैल्यू रखूंगा तो 2x मेरा जीरो बन जाएगा, और जीरो से बड़ी रखूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जीरो से बड़ी रखूंगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। है ना? तो ये फंक्शन नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, बस ये जीरो हो सकता है। कब कब जीरो हो सकता है ये मेरा, कब, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, और कब, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या लिखेंगे कि नाउ
एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑल्सो एक्स प्लस मॉड एक्स बिकम्स जीरो। ये हमारा जीरो बनता है व्हेन, कब कब जीरो बनता है भाई, जब x की वैल्यू क्या हो मेरी, लेस देन इक्वल टू जीरो हो। जब मेरी x की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो हो, सो x जो है मेरा जीरो या जीरो से छोटा नहीं हो सकता। ये तो सारी वैल्यू छोड़ दी, और बाकी किसी भी वैल्यू में कोई समस्या नहीं है। तुम देखो क्या किसी भी वैल्यू में कोई समस्या है, तुम खुद सोचो क्या और किसी वैल्यू में कोई समस्या बच कौन सी गई। तो हम क्या कर देंगे कि दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर fx टू बी डिफाइंड। fx के डिफाइन होने के लिए x जो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ जीरो से बड़ा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज मैं क्या कह दूंगा कि x मेरा बिलोंग करेगा ओपन जीरो से इंफिनिटी पे। तो दिस इंप्लाइज मैं कह दूंगा कि जो मेरे फंक्शन की डोमेन है वो मेरी हो जाएगी ओपन जीरो से ओपन इंफिनिटी। ये डोमेन आ गई, इस तरीके से करना है। बोलो समझे या नहीं समझे। बढ़िया सवाल थे दोनों, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, मेरे को उम्मीद है समझ आई होगी तुम्हें बात। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है हमारा, एक तो चेक करने का और एक प्रूव करने का। एक तो चेक करने का और एक प्रूव करने का, क्या, वन वन और ऑन टू। तो अब दूसरा पार्ट अपना यही बचता है डोमेन रेंज की बात की, फंक्शन को वन वन और ऑन टू प्रूव करना और वन वन और ऑन टू चेक करना। तो पहले हम देखेंगे कि प्रूव कैसे करना है। प्रूव वही अपना जो 11वीं मतलब 12वीं क्लास के अंदर जैसे हम प्रूव करते थे, एकदम वैसे ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, सेम वैसे ही प्रूव करना है, बस एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके अंदर एक आगे अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ये एक आसान सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से उठाया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इंजेक्टिविटी चेक करेंगे। जैसे हमने रिफ्लेक्सिविटी चेक करी थी, इंजेक्टिविटी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले फंक्शन को मैनी वन मान लेते हैं। हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, मैनी वन मान लेते हैं, और फिर लास्ट में दिखाते हैं। मैनी वन का मतलब क्या होता है, मैनी वन का मतलब हम ये मानेंगे कि भाई हमने दो x1 x2 डोमेन में से उठाए और उनकी इमेजेस जो है ना वो सेम है, हम ये मान के चलते हैं। शुरू में हम क्या मान के चलते हैं कि x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी इमेज सेम है, हमने फंक्शन को मैनी वन मान लिया। बट हम लास्ट में ये दिखा देते हैं कि ये x1 और x2 तो बराबर ही है, ये अलग अलग नहीं है। अगर ये x1 और x2 बराबर हो गए तो क्या दो डिफरेंट एलिमेंट की फिर सेम इमेज हुई जो मैं मान के चल रहा था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हुई, दो डिफरेंट एलिमेंट थे ही नहीं, दोनों सेम ही एलिमेंट से। तो लास्ट में मैं क्या दिखा दूंगा कि x1 इज इक्वल टू x2 है। ऐसा दिखा दिया तो मैनी वन फंक्शन अब मेरा वन वन बन गया, है ना। तो ये हमारी अप्रोच रहती है, यही हम 12वीं क्लास में बोर्ड में जनरली करते थे। हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग, हमने क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूमिंग दैट x1 कोमा x2 जो है वो डोमेन में से उठा लिया। डोमेन क्या है अपना, सारे के सारे रियल में से तीन घटा दो। तो x1 x2 मैंने कहां से उठा लिया, डोमेन में से उठा लिए। सच दैट मैंने क्या एज्यूम कर लिया भाई, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो मेरा फंक्शन है वो मैनी वन है। लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे ऐसे ही लिख के छोड़ दो कि उन दोनों के ऊपर जो इमेजेस हैं वो क्या है, सेम है। सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, इन दोनों की इमेजेस क्या है, सेम है। अब यहां से तुम्हें लास्ट में निकाल के बताना है कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अब एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू निकालो फंक्शन से। एफ ऑफ एक्स वन क्या आएगा मेरा, एक्स वन माइनस का टू अपॉन में एक्स वन माइनस का थ्री, और एफ ऑफ एक्स टू क्या आएगा, एक्स टू माइनस का टू अपॉन में एक्स टू माइनस का थ्री, यही आएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू की गुना हो जाएगी एक्स टू माइनस थ्री से, एक्स टू माइनस टू की गुना हो जाएगी एक्स वन माइनस थ्री से। तो जब गुना कराऊंगा अंदर तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू माइनस का थ्री एक्स वन माइनस का टू एक्स टू और प्लस का सिक्स। यहां पे भी गुना कराएंगे तो एक्स वन एक्स टू माइनस का थ्री एक्स टू माइनस का टू एक्स वन और प्लस का सिक्स। जो कैंसिल आउट कर रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कट गया, सिक्स से सिक्स कट गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का थ्री एक्स वन उस वाले को इधर लाऊंगा तो प्लस का टू एक्स वन हो जाएगा, माइनस का टू एक्स टू इस वाले को इधर लाऊंगा तो प्लस का थ्री एक्स टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बनाएंगे मेरे माइनस का एक्स वन, और इन दोनों को बनाऊंगा तो प्लस का एक्स टू इज इक्वल टू जीरो।
यहां से मेरा आ गया x1 इज इक्वल टू x2। हम यहां से क्या लिख देंगे कि हैंस हमने क्या देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं थी। हम कह देंगे कि हैंस वन वन की जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है वही डेफिनेशन लिख देंगे। हैंस डिफरेंट एलिमेंट्स है, हमने क्या देखा कि हैंस डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेजेस। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन्हीं की डिफरेंट इमेजेस है भाई। हैंस डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेजेस, ये कह देंगे हम कि डिफरेंट एलिमेंट्स की ही डिफरेंट इमेजेस हैं। दिस इंप्लाइज एफ इज दिस इंप्लाइज एफ इज वन वन या फिर इंजेक्टिव। तो हमारा फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया या वन वन हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या दिखाना है, सर्जेक्टिविटी प्रूव करनी है। तो सर्जेक्टिविटी के अंदर हमें क्या दिखाना होता है, सर्जेक्टिविटी के अंदर हमें सीधा सीधा यही दिखाना है कि यहां से मैं कोई भी वाई उठाऊंगा तो उसके लिए एक एक्स यहां मिल जाएगा, यही दिखानी है। यहां से कोई भी मैं वाई उठाऊंगा तो उसके लिए मेरे को क्या मिल जाएगा, एक एक्स यहां पे मिलेगा, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू अपना क्या बनेगा, वाई बनेगा। ये मुझे दिखाना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे कि लेट या एज्यूम दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब मुझे दिखाना है कि y को रखने से x निकलेगा, तो पहले मुझे x की एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब मैं एफ एक्स लिखूंगा तो यहां से मेरा क्या बना था, x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री। तो x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री को मैं क्या रख दूंगा, y लिख दूंगा। जब मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो x माइनस टू अपना कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का थ्री वाई, ये हो जाएगा। यहां से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x को एक तरफ इकट्ठा कर लो, x माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू में टू माइनस का थ्री वाई। तो इन दोनों के अंदर से अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहां बन जाएगा मेरा वन माइनस वाई और ये बन जाएगा टू माइनस थ्री वाई। तो यहां से जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये बन जाएगा टू माइनस का थ्री वाई अपॉन में वन माइनस का वाई, अपॉन में वन माइनस का वाई, ये बन जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो हमारी जो ये डोमेन थी ये क्या डिफाइन थी, ऑल रियल माइनस का थ्री, और ये क्या डिफाइन थी, ऑल रियल माइनस का वन। अब जरा मुझे ये बताओ इसके अंदर से, यानी कि इसके अंदर सारे रियल नंबर हैं वन को छोड़ के, अगर मैं वन को छोड़ के यहाँ पे कोई भी वाई रखूंगा तो क्या इस फंक्शन को कोई दिक्कत होगी आरएचएस वाले को। अगर मैं वाई को छोड़ के यहाँ पे कोई भी फंक्शन रखूंगा तो क्या इसको कोई समस्या होगी क्या। इसको समस्या किस पे होती, वन पे होती, और वन उसने खुद ही छोड़ा हुआ है। देखो अगर ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कोर डोमेन में आर डिफाइन कर देता ना, तो आर के अंदर फिर वन भी आ जाता, वन के ऊपर यहाँ पे एक्स नहीं निकलता, फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता। यही समस्या आती है ऑन टू होने में। बट उसने वन को यहां से एक्सक्लूड कर दिया ऑटोमेटिकली, और वन को एक्सक्लूड कर दिया, वन को एक्सक्लूड करने का मतलब ये हो गया कि अब जो है मेरा x इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और x मेरा अगर इजीली कैलकुलेट हो गया तो ये फंक्शन यानी कि हर एक y के लिए एक x निकल रहा है, हर एक y के लिए क्या निकल रहा है, एक x निकल रहा है। तो अब मेरे को बस एक लाइन लिखनी है, मुझे क्या लिखनी है, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल y। जो हम ऑन टू के लिए बात लिखते हैं ये दो लाइनें तुम्हें ध्यान रखनी है, एक तो ये वाली लाइन वन वन के अंदर तो ये वाली लाइन मारनी है, और लास्ट पे यहां पे ये मारनी है, फॉर ऑल y। अगर कोई भी फंक्शन प्रूव करने के लिए आया हुआ है ना तो तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है ऑन टू में। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा बाई चांस कि ऑन टू में इसको कैसे प्रूव करूं, तो तुम्हें क्या करना है, सीधा एफ एक्स को y के बराबर लिखना है, x की वैल्यू y में निकाल देनी है, और ये लाइन लिखाना, तुम्हारा ऑन टू हो जाएगा। तुम्हें इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग चेक लगाने में, चेक वाले में तो दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हें बस ये लाइन ध्यान रखनी है कि फॉर ऑल वाई, सारे के सारे वाई मैं कहां से बिलोंग करा रहा हूं, आर माइनस का वन से। मैंने देखा कि अगर मैं सारे के सारे वाई जो यहां से उठा रहा हूं, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस थ्री।
अगर मैंने कोडोमेन में से एक y उठाया, उसके लिए मेरे को एक x यहां पे मिल रहा है, सच दैट जो मेरा fx है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, क्योंकि हमने यहीं से ही निकाला है। तो हमने क्या दिखा दिया कि हर एक y के लिए एक x जरूर मिलेगा। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू या सर्जेक्टिव एंड हेंस बाइजेक्टिव। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वन वन और ऑन टू प्रूव करने की। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी अच्छे से। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। कह रहा है कि f अगर मेरा नेचुरल से नेचुरल पे है तो मुझे दिखाना है कि ये मेरा जो फंक्शन है ये वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। अब ये शो करने के लिए उसने खुद बता दिया, चेक करना नहीं कह रहा, वो प्रूव करना ही कह रहा है। तो प्रूव करना कह रहा है तो मेरी टेंशन खत्म है, मेरे को वन वन प्रूव करना और ऑन टू को रिजेक्ट कराना है। अब या तो तुम मुझे ये करके दिखाओ कि मेरे को कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी प्री इमेज ना मिले, क्योंकि प्रूव करने में तो मेरे को ऐसे ही करना है, वन वन को प्रूव तो मैं ऐसे कर दूंगा। मेरी समस्या ये है कि मैं ऑन टू को रिजेक्ट कैसे कराऊंगा। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि रिजेक्ट करने के लिए अगर एक एग्जाम्पल सोच लो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे अगर तुम एग्जाम्पल सोचोगे तो उसको जस्टिफाई करने में तुम्हें थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। तुम्हें ऑन टू को जस्टिफाई करने में थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, तो इसको तुम जनरल भी कर सकते हो रिजेक्ट, और तुम एक एग्जाम्पल से भी रिजेक्ट कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से तुम्हें समझाता हूं। देखो पहले तो इसको वन वन प्रूव करते हैं वैसे ही। तो अगर मैं इंजेक्टिविटी की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज करूंगा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जो डोमेन वाला था। अच्छा यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर है तो हम ये भी लिख देंगे कि हाँ भाई मैंने डोमेन से मानने हैं, ठीक है। सच दैट मैं ये भी एज्यूम कर लूंगा कि जो मेरा f ऑफ x1 है वो किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर है। मैंने वन एज्यूम कर लिया। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 स्क्वायर प्लस में x1 प्लस वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस का x2 और प्लस का वन। तो यहाँ पे मेरा वन से वन कैंसिल कर जाएगा। देखो दिस इंप्लाइज x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में x1 माइनस का x2 इज इक्वल टू में जीरो। इसके मैं क्या बना लूंगा, फैक्टर बना लूंगा x1 माइनस का x2 इंटू में x1 प्लस x2, और यहाँ पे क्या है अपना x1 माइनस का x2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आगे करो, और तो x1 माइनस x2 तो पूरे में से कॉमन आ गया, और यहां से क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो पहले वाले केस में से दिस इंप्लाइज मैं कह रहा हूं कि आइदर जो है मेरा x1 माइनस x2 तो जीरो के बराबर है, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, जो तुम्हें चाहिए था वो आ रहा है। बट यहाँ पे एक समस्या और है कि x1 की वैल्यू यहां से और निकाल के दे रहा है, यहां से वो निकाल के दे रहा है, ये समस्या है। तो यानी कि ये वाली समस्या तुम्हें रिजेक्ट करानी पड़ेगी। अगर तुमने इसको रिजेक्ट नहीं कराया तो समस्या हो जाएगी। तो इसको रिजेक्ट कैसे कराओगे, इसको रिजेक्ट कैसे कराएंगे, ये वाली चीज रिजेक्ट होनी चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें देख कहूं कि x1 और x2 दो नेचुरल नंबर थे, दो नेचुरल नंबर को जोड़ दो और उनके अंदर एक और जोड़ दो, क्या वो कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। या मैं ये कहूं कि इसको और अच्छे से देखें तो x1 प्लस x2 क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। दो नेचुरल नंबर का सम कभी माइनस वन आ सकता है? कभी नहीं आ सकता ना। तो हम यहां से ये लिख देंगे विच इज रिजेक्टेड या विच इज इम्पॉसिबल एज सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। थोड़ी राइटिंग गंदी कर रहा हूं। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी माइनस वन। तो दिस इंप्लाइज फाइनली मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक बार फिर से लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, कंडीशन पे मैं बच गया। दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही वाली लाइन जरूर लिखनी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। दिस इंप्लाइज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। हमने देख लिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है, डिफरेंट इमेजेस हैं। दिस इंप्लाइज f इज वन वन। ये तो हो गया तुम्हारा वन वन की कहानी, जो कि कोई खास मुश्किल नहीं थी। अब बात आती है सर्जेक्टिविटी की। पहले तो तुम खुद ही सोचो, पहले तो इसको समझ में आना चाहिए तुम्हें कि ये सर्जेक्टिव क्यों नहीं है। देखो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है हमारा नेचुरल से नेचुरल, यहाँ पे भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पे भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं,
ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे भी सारे हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे भी सारे हैं। फंक्शन डिवाइन कर रखा है x² + x+1। तुम जब वन की इमेज निकालोगे तो वन की इमेज कितनी आएगी, वन की इमेज 3 आएगी, दिख रही है, एक्स के लिए 1 रखोगे तो, 2 रखोगे तो 2 क्या बनेगा, 4 + 2 = 1, 7 बनेगा, 2 की इमेज सीधी 7 आएगी। फिर 3 की इमेज निकालोगे तो 9 + 3 = 1 कितनी आएगी, 12 और 1 13 आएगी। तो 3 की इमेज सीधी 13 आ रही है। क्या 1 की कोई प्री इमेज दिखी तुम्हें, क्या 2 की कोई प्री इमेज दिखी तुम्हें, क्या 3 की तो दिख गई, चलो 4 की कोई प्री इमेज दिखी तुम्हें, इन एलिमेंट्स की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। हाँ वो भी लिख सकते हो शशांक, हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो भी लिख सकते हैं, बट हम सीधा ही लिख देंगे। तो क्या 1 की कोई प्री इमेज है, 2 की कोई प्री इमेज है, 4 की कोई प्री इमेज है। अब यहां से तुम्हें एग्जाम्पल दिख रहा है, तो अगर एग्जाम्पल दिख रहा है तो तुम एग्जाम्पल से रिजेक्ट ही करा दो सीधा, ऐसा भी कर सकते हो। अब एग्जाम्पल से रिजेक्ट कराओगे कैसे, हम क्या कहेंगे कि 4 मान लो 1 के लिए ही करनी है, 1 की प्री इमेज नहीं दिखेगी, मैं क्या कहूंगा कि नाउ 1 जो है मेरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो कि रेंज के अंदर जा रहा है, हैव हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, हैज नो प्री इमेज इन नेचुरल नंबर, जो कि कौन सा है, डोमेन के अंदर। मैं कह रहा हूं कि 1 जो है मेरा रेंज के अंदर का एलिमेंट, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, एस या बिकॉज, क्यों नहीं है भाई, बिकॉज अगर ये होती तो मैं एफ एक्स को 1 के बराबर मानता, यानी कि किसी ना किसी एक्स के लिए 1 आना चाहिए ना, किसी ना किसी एक्स के लिए 1 आना चाहिए था। मैं यहां से एक्स निकालने की कोशिश करता हूं, तो जब मैं यहां से एक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो x² + x+1 क्या बनेगा, मेरा 1 बनेगा। 1 से 1 तो मेरा कट रहा है, अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरा x इसमें से कॉमन लो तो x × x+1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। या तो अगर मैं x को क्या मानूंगा, 0 मानूंगा, आइदर x = 0, या फिर मैं क्या बोलूंगा कि x+1 = 0, यानी कि और x = -1। क्या ये 0 और -1, क्या ये 0 और -1 तुम्हें डोमेन में दिखेंगे, डोमेन तो नेचुरल नंबर्स की है, डोमेन में तो ये दिख ही नहीं रहे, तो प्री इमेज कहां बन रही है, ये तो कह रहा है कि 1 की प्री इमेज या तो 0 आएगी या -1 आएगी, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो डोमेन के अंदर है ही नहीं। तो हम क्या कह देंगे, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, which cannot be possible as 0 and -1 does not belongs to natural number, 0 और -1 जो है वो मेरे नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करते। दिस इंप्लाइज 1 does not have any preimage इन डोमेन, 1 के पास कोई भी प्रीइमेज नहीं है डोमेन के अंदर, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f मेरा ऑन टू नहीं होगा। बोलो समझे या नहीं समझे, क्लियर हुई बात। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, अब यहां पे देखो, यहां पे इफ नहीं आएगा, यहां पे चेक आएगा। यहां पे स्टेटमेंट थोड़ी अधूरी लिख दी, क्या लिख दी, चेक इफ द, ये स्टेटमेंट आएगी, चेक चेक द इफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज इंजेक्शन, सरजेक्शन और बाइजेक्शन। हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों के दोनों जो मेरे फंक्शंस हैं, ये 1 1 है, ऑन टू है, या फिर 1 1 ऑन टू दोनों है। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखो, अब साइन एक्स तो मशहूर फंक्शन है, साइन एक्स तो तुम्हें पता ही है, रियल से रियल के ऊपर ना तो ये 1 1 होता ना ये ऑन टू होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बार रिपीट करती है, और रेंज जो है इसकी -1 से 1 के बीच में ही रहती है हमेशा, जो है -1 से 1 के बीच में ही रहती है। और ये कह रहा है कि रेंज पूरी की पूरी -∞ से +∞ होगी, क्या ये पॉसिबल है। तो ये तो लिखना बहुत आसान है, इसके अंदर तो कुछ भयंकर चीज है नहीं हमारी, इसको तो हमें 2 सेंटेंस में उड़ा सकते हैं। अगर मैं पहले वाले की इंजेक्टिविटी चेक करूं,
पहले वाले की मैं इंजेक्टिविटी चेक करूं, मैं क्या कह सकता हूं सीधा, मैं कह सकता हूं कि जीरो बिलोंग्स टू आर, मैं ये लिख सकता हूं जीरो एंड पाई बिलोंग्स टू आर, कौन सी डोमेन में से, सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, साइन जीरो, जो कि क्या हो जाएगा जीरो, और एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा मेरा, साइन पाई, जो कि क्या हो जाएगा जीरो, है ना। दैट इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। यानी कि मेरे को क्या हो गया कि डिफरेंट, दिस इंप्लाइज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स के की मेरे को क्या मिल गई, सेम इमेजेस मिल गई। सो एफ इज नॉट इंजेक्टिव, जो मेरा एफ है वो इंजेक्टिव नहीं है। अगर मैं दूसरे में सर्जेक्टिविटी की बात करूं, नहीं इसी के अंदर, दूसरे में नहीं, इसी में ही करनी है पहले तो। अगर मैं सर्जेक्टिविटी की बात करूं भाई, तो सर्जेक्टिविटी के अंदर क्या होगा, सर्जेक्टिविटी में हम ये लिखेंगे, वी नो दैट जो हमारा साइन एक्स होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच की ही वैल्यूज देता है। साइन एक्स जो है वो मेरा 1 से -1 के बीच की ही वैल्यू देता है, इससे बाहर की नहीं देता। तो मैं क्या लिख दूंगा, नाउ मैं कह दूंगा कि टू जो है, टू बिलोंग करता है आर के अंदर, कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर मेरा टू बिलोंग करता है, सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू टू फॉर एनी एक्स, साइन एक्स दो के बराबर नहीं होगा किसी भी एक्स के लिए। सो दिस इंप्लाइज टू डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, दो की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, टू डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, हैंस एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये मेरा ऑन वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ये तो हो गया। ठीक है, अब जब भी ओड पावर वाला फंक्शन आएगा वो हमेशा वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। ये अब तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि ओड पावर वाला जो भी फंक्शन होता है, ओड पावर वाला फंक्शन हमारा वन वन भी बनता है और ऑन टू भी बनता है। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये तो खुद ही देखने वाली बात है। क्या कोई डिफरेंट वैल्यूज पे एक्स क्यूब कभी सेम वैल्यू निकाल के देगा, कभी नहीं निकाल के देगा। तो ओड पावर वाले रियल से रियल पे हमेशा हमारे क्या बनते हैं, वन वन और ऑन टू दोनों बनते हैं, सॉरी। अब दूसरे वाले के लिए तो ये चीज प्रूव करी जाएगी, दूसरे वाले के लिए तो ये क्या करी जाएगी, ये चीज प्रूव करी जाएगी। तो हम पहले चेक करेंगे इंजेक्टिविटी, और ये अब तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो हमें इसको प्रूव ही करना पड़ेगा। तो इसको प्रूव करने का भी बढ़िया ऑप्शन है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम कहेंगे कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, वो R जो था वो लिखो कौन सा था, डोमेन वाला, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। जो f of x1 है वो किसके इक्वल है, f of x2 के बराबर है। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 5x1 का क्यूब प्लस का 4, 5x2 का क्यूब और प्लस का 4, तो 4 से 4 तो कट जाएगा यहाँ पे। अब 5 से 5 इसी स्टेप में नहीं काटना है, यहां काट दो 5 से 5, तो दिस इंप्लाइज x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। यहां से तीन तीन पावर भी काट देता हूं, है ना, और दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 कर दूं, ये सही है। ये हो जाएगा तुम्हारा गलत, ऐसे नहीं करना है। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट बनेंगे, ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, नंबर कट जाएगा यहां से, ऐसे नहीं करना है। हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइज कराएंगे। दिस इंप्लाइज x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाओगे, x1 माइनस का x2 इंटू में x1 स्क्वायर प्लस का x2 का स्क्वायर प्लस में x1 x2 इज इक्वल टू 0। जितने भी क्यूबिक वाले हैं वो ऐसे ही सोल्व होंगे। तो हम लिखेंगे कि आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 बराबर x2 हो जाएगा, और
ये हो जाएगा। अब यहाँ फिर से वही बात कि इसको मुझे क्या कराना पड़ेगा, रिजेक्ट कराना पड़ेगा। अब इसकी रिजेक्शन इतनी इजी नहीं है, ये सवाल इसीलिए खास है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। इसकी रिजेक्शन इतनी आसान नहीं है। अब इसकी रिजेक्शन कैसे करेंगे, देखो बस इसमें रिजेक्शन वाली ही कहानी है। मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x1 में बोल सकता हूं। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x1, या x2 में भी बना लो। क्या ये x1 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, बताओ। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो a की वैल्यू तो मेरी 1 बन रही है, x1 का कोफिशिएंट मेरा कितना है, x2 है, और c मेरा कितना है, x2 का स्क्वायर है। सर दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी बात सही है मनीष, बट वो बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा यार मनीष। वो भी बात सही है कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 5x³ प्लस का जो 4 है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो वो ठीक है। मनीष ठीक कह रहा है कि अपना इसका जो डेरिवेटिव बनेगा 15x² बनेगा, बट ये तो बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन हो गया, इसमें पूरे नंबर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं मनीष, बात सही है। तो अब मेरे को यहां से x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x1 मेरा क्या बनेगा, माइनस का x2 प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस का 4a और इंटू में c, x2 का स्क्वायर, और अपोन में मेरा कितना हो जाएगा, अपोन में मेरा हो जाएगा 2a, 2 इंटू में 1, यानी कि यहां से मेरा हो जाएगा माइनस का x2 प्लस माइनस रूट में माइनस का 3x2 का स्क्वायर, और अपोन में हो जाएगा 2। अब देखो ये रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहां पे मेरा रूट में क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। हम क्या कहेंगे कि दिस इंप्लाइज x1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां पे x1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां से कह देंगे कि दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज f इज 1 1। तो f मेरा 1 1 हो गया। अब इसका ऑन टू प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑन टू आसान है, देखो ऑन टू इजीली हो जाएगा। ऑन टू जैसे हम पीछे कर रहे थे वैसे ही करना है। सर्जेक्टिविटी के लिए मैं क्या एज्यूम करूंगा कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वो ही दिखाना है कि हर एक वाई के लिए एक एक्स मिल जाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ही करना है जो मैंने तुम्हें पीछे बताया था। तो फंक्शन जो था अपना 5x³ प्लस का 4, इसको y के बराबर रख लेंगे। यहां से जो मेरा 5x³ है वो कितना हो जाएगा, मेरा 4 माइनस का y। यहां से अगर मैं x³ की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी मेरी y माइनस 4/3, और जो यहां से मेरा x है वो हो जाएगा y माइनस का 4/3 का क्यूब रूट, ये हो जाएगा। अब वैसे तो तुम्हें समझ आए ना आए वो लाइन चिपका देनी, बट समझ लो, अगर मैं y को कोई भी रियल नंबर लेता हूं, क्योंकि कोड डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर थे, अगर मैं y को कोई भी रियल नंबर लेता हूं, फिर उसमें से 4 घटाऊंगा तो भी रियल रहेगा, फिर उसको 3 से भाग कराऊंगा तो भी रियल रहेगा, क्या होगा 5। अच्छा, फिर मैं उसको 5 से भाग कराऊंगा तो भी मेरा रियल ही रहेगा। तो यानी कि ये सारा कर कुरा के ये जो मेरा फंक्शन, ये जो मेरा नंबर बन रहा है y माइनस 4/5, ये मेरा पूरा का पूरा रियल ही रहेगा। और रियल का क्यूब करेंगे तो रियल ही आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। स्क्वायर में दिक्कत आती, अगर y माइनस 4/5 का की पावर 1/2 होती तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि अगर मैं y को 0 लेता, मान लो y को 0 लेता तो माइनस 4/5 की पावर 1/2 आ जाती, फिर ये ऑन टू नहीं होता, क्योंकि ये इमेजिनरी बन रहा है। बट क्यूब रूट में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्यूब रूट नेगेटिव का भी लिया जा सकता है और पॉजिटिव का भी लिया जा सकता है। तो ये बात तुम्हारे समझने के लिए, नहीं तो तुम्हें मारनी यही बात है कि दिस इंप्लाइज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, सारे के सारे y जो को डोमेन के अंदर से आ रहे हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r, जो कि कहां से आ रहा है, डोमेन के अंदर से आ रहा है, सच दैट जो मेरा एफ एक्स है वो किसके बराबर है, y के बराबर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हेंस दिस इंप्लाइज, हम क्या कह देंगे कि दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू एंड हेंस बाइजेक्टिव। तो ये तो मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव ही बन गया। तो इस तरीके से करना है, बोलो बनी कुछ बात। ये अपनी शीट थी फंक्शंस की, आज तो पूरा टाइम फंक्शंस ने ले लिया, मुझे लगा था कि मैं लिमिट्स को भी डिस्कस करूंगा, बट कोई बात नहीं।
मुझे लग रहा है कि कुछ बात बनी होगी तुम्हारी फंक्शंस में, लिखने के लिए काफी चीजें सीखी होगी। मेन तो लिखने का ये 11 on 2 वाला ही है। 11 on 2 तुम्हें अच्छे से लिखना आना चाहिए, अगर वो लिखना आया तो हमारी क्लास सक्सेसफुल है। बाकी मैंने जो इसकी सब्जेक्टिव होमवर्क की शीट है वो तुम्हें दी हुई है ना? तो बनी कुछ बात? बन गई तो ठीक है। कल हम लिमिट्स को करेंगे। कल जो है हम लिमिट्स की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो अपनी लिमिट्स को रिवाइज कर लेना, इसकी जो सब्जेक्टिव होमवर्क वाली शीट है वो भी कर लेना। आज का अपना टारगेट कंप्लीट है। वैसे मैंने सोचा था लिमिट के 2-3 सवाल कराऊंगा, बट अब मेरी अगली क्लास है DSSS वाली, तो टाइम कम है। तो इतना काफी है मेरे ख्याल से, फिर सब्जेक्टिव में हम बोर भी होने लग जाते हैं। शायद अब 1-2 दिन के अंदर मेरा बोर्ड भी ठीक हो जाएगा। पर बट पता है मुझे क्या लग रहा है कि सब्जेक्टिव में इस तरीके से ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं सही से लिख पा रहा हूँ, तुम्हें नोट्स भी अच्छे से मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे तभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कि सब्जेक्टिव के लिए तो मेरे को शायद ये पेन टैब नहीं, सॉरी, आईपैड पे ही लिखना चाहिए। इससे अच्छे से लिखा जा रहा है, तुम्हारे को नोट्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना तो नोट्स ज्यादा बढ़िया नहीं बनते उस पे। इस पे नोट्स बढ़िया बनते हैं। तो खैर, जैसे तुम कहोगे ऐसे देख लेंगे, बट आज तो करो। अभी तो अभी आया ही नहीं है, शायद आज उनका आया था कि सर हम कल उसको कुरियर करा देंगे, तो शायद 1-2 दिन में मेरे पास आ जाए। ठीक है। बिल्कुल गुंजन, हाथ में भी दर्द होता है अभी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं सब्जेक्टिव के अंदर। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, तो कर लो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल क्लास अगर ऑफ हो तो एक बार मैसेज देख लेना। वैसे तो 99% चांसेस है कि क्लास ऑफ नहीं होगी, बट फिर भी 1% अगर चांस हुआ तो एक बार ग्रुप को देख लेना, जो तुम्हारा चैट्स का, या मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा, थोड़ा सा एक बार देख लेना। ठीक है। कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय।